नहीं देखो, मुझे नहीं लगता। देखो, स्टेट्स के इश्यूज़ अलग होते हैं, नेशनल इश्यूज़ अलग होते हैं। अब जो एनसीपी में अजीत पवार जी गए हैं, वो तो आज से 4 साल पहले भी कुछ विधायकों को लेकर के एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने उतली, मगर वो सरकार 80 घंटे 3 दिन वो चली, और वो एमएलएज को, एनसीपी के एमएलएज को ब्रेकअप नहीं कर पाए, तो उसको सरकार गिर गई। अब वो महाराष्ट्र का मैटर है, महाराष्ट्र का लेवल है, हर स्टेट की राजनीति अलग अलग टाइप से होती है, मगर मैं कह सकता हूँ इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पे पड़ने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो स्थिर है, मजबूत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में 40 विधायक जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और निश्चित रूप पे ये सरकार पूरे 5 साल तक जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सर, वे है कि यहाँ भी ऑपरेशन लोटस की बात बीजेपी के लीडर्स करते रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से बड़े लोग भी कांग्रेस के या बाकी दूसरे दलों के बड़े लोग भी कहते हैं कि भाजपा इस तरह का दबाव बना के पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है? नहीं देखो, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में जो ऑपरेशन लोटस की बातें की जाती है वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही होती है, और सुर्खियों में रहने के लिए चर्चाएं की जाती है। एक्चुअल कहीं नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक बहुत छोटा सा स्टेट है, और यहाँ पे क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के काडर के लोग हैं, उनकी जो है निष्ठाएं जो है पार्टी के प्रति रही है, और उनका जो विश्वास और आस्था जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है कि हिमाचल की हिस्सेदारी मिल पाएगी, क्योंकि लंबी लड़ाई जो है हिमाचल लड़ता रहा है इसको लेकर? ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें हमारी जो हिस्सेदारी 7.19 है, चंडीगढ़ में भी हमारी हिस्सेदारी है, और जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी रही है। मगर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री जी ने जो है कमेटी की फॉर्मेशन की है जिसमें मुझे भी सदस्य बनाया है, तो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारे हकों की लड़ाई है, वो हम किस तरह से बखूबी और किस अच्छे ढंग से लड़ सकें, चाहे वो लीगल फ्रंट पे हो चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, वो उस मकसद से इस कमेटी का गठन किया गया है। और कुछ इश्यूज़ तो चलो जो लीगली भी हम कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और कुछ तो हमको जो आपस म्यूचुअल रिलेशंस या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे भी, चाहे वो पंजाब से चाहे हरियाणा से, हमको बैठ कर के भी इन मसलों का समाधान करने की कोशिश हम जो है करेंगे। बाकी तो वॉट एवर विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, हम उसके लिए, चाहे वो लीगली है चाहे पॉलिटिकली है चाहे किसी भी रूप में है, हम इस लड़ाई को जो है वो लड़ेंगे। और आपका क्या मत है कि यूसीसी देश में आना चाहिए? नहीं देखो, मेरा अपना व्यू, हमारा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम एक मंत्री के रूप में एक सरकार में बंधे हुए हैं। मेरा अपना कोई पर्सनल व्यू नहीं है, और मैं मीडिया के माध्यम से अपना पर्सनल व्यू भी नहीं देना चाहूँगा। जो हमारे पार्टी का स्टैंड होगा, पार्टी का व्यू होगा, वही मेरा व्यू होगा। सर, विपक्ष आरोप लगा है कि वर्तमान सरकार भी इन चीज़ों को पे लगाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश की वित्तीय हालत ख़राब है, और 1000 करोड़ रुपए लगाने की क्षमता प्रदेश सरकार को नहीं है। और जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है और आंध्र प्रदेश है, वो भी इक्विटी पार्टनर ढूंढ रहा है। अब हमारा जो स्टेज, हम भी इक्विटी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। हम टेंडर फ्लोट करेंगे, फिर उस टेंडर में हमको वो अपनी शर्तों पे जो टेंडर डालेंगे, क्या मॉडलिटीज़ होगी और कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर वो जो हमें अभी तक जो कहा है, जो हमारे कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा है कि उसमें क्योंकि इंडिया में प्राइवेट बल्क पार्क सिर्फ एक ही है विशाखापट्टनम में, बाकी नहीं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंडिया में जो है वो बल्क पार्क लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना आया तो जो रॉ मटेरियल था वो चाइना से आता था, और उसकी बहुत शॉर्टेज इंडिया में पड़ी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा है कि भाई जो है ये बल्क पार्क और रॉ मटेरियल की जो फिनिश गुड्स हैं वो हिंदुस्तान में ही बने। तो हमने हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको, फिर उसकी बिडिंग हुई है, और बिडिंग के आधार पे बल्क पार्क को हिमाचल सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसमें से बहुत सारी कंडीशंस थी कि भाई हम बिजली 3 रुपये पर यूनिट पे प्रोवाइड कराएंगे, वो जो यूनिट्स आएंगे, और 8 साल तक जीएसटी जो है, स्टेट जीएसटी जो है उन यूनिट से नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो लैंड दी जाएगी, लैंड भी उनको जो है बहुत सस्ते दाम पे लैंड दी जाएगी, और भी जो फैसिलिटीज़ जो हमारी कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
इस बलरक पार के लिए हुई है वो उसको हमको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है कि हमको इसमें डायरेक्ट बेनिफिट अभी फ़िलहाल 8 साल के लिए नहीं होगा, मगर इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 से 12 हज़ार के करीब लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसके साथ जो और यूनिट्स आएंगे, जो बलरक पार के आसपास और यूनिट्स आएंगे जो यूनिट्स को हेल्प करेंगे, वो बहुत सारे यूनिट्स आएंगे, तो हमको इनडायरेक्ट वे में रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हमको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सर देश भर में नहीं देखो, कर्ज तो लेना हमारी मजबूरी है और पूर्व की भाजपा सरकारों ने भी कर्ज लिया है, हम भी कर्ज लेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश नहीं है और हमको टू ए सर्टन लेवल कर्ज लेकर के जो हमारी कमिटमेंट्स है उनको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, हमने भी कर्ज लिया, मगर हम कर्ज हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो है वो कर्ज लेंगे और एक लिमिट में जो है कर्ज लिया जाएगा। सर, रोजगार कमेटी का गठन किया गया था, डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को लेकर कब तक कदम उठाया जाएगा? नहीं, बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो तो कर भी दी है। अभी पिछले 2 महीने के अंदर कैबिनेट ने कुछ 6000 भर्तियां तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो की है, डॉक्टर्स, डेंटल डॉक्टर्स की भी की है, डॉक्टर की 30 डॉक्टर्स की है, और अलग अलग पोस्टें मुझे लगता है कि कम से कम 7,500 से लेकर 8,000 पोस्टें जो है कैबिनेट ने पिछले 6 महीनों में क्लियर की है। अब इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, मगर जो इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है वो धीमा है, क्योंकि क्लास 3 वाली जो भर्ती है वो सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड बंद होने की वजह से वो नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उनको कहा है कि जो भर्ती है क्लास 3 की विशेष करके उसमें जो है तेज़ी लाई जाए, और भी जो है चाहे कॉलेज प्रोफेसर्स की है, +2 के लेक्चरर्स की है, TGTs की है, उनकी भर्ती में भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि इनमें भर्तियों में जो है तेज़ी लाई जाए। सर, कुछ एक पोस्ट कोर्स जिसमें रिटन टेस्ट पेंडिंग रह रहा है, कब तक सर उन्हें लेकर फैसला? अब उस बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर BBMP और बैठक करेंगे, वो बैठक करेंगे जिसमें वो प्रोग्रेस इन तीनों स्टेटों के मिनिस्टर्स को भी उन्होंने इनवाइट किया है और डिपार्टमेंट को भी कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है कहाँ है, कितनी है, किस स्टेज पे है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग जो करते हैं। क्योंकि जो एनुअल इसकी मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया है, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट्स है, जो हमारा बलरक पार्क है नेशनल प्रोजेक्ट्स है, तो हमने इसमें जो है जो पीने के पानी के लिए 15 mld पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हमने टेंडर्स फ्लोट करके हमने IPA डिपार्टमेंट को जो है वो पैसा भी दे दिया है। इसके अलावा जो है हम जो है लैंड डेवलपमेंट के टेंडर्स भी अब जो है लगा रहे हैं, और जो कंसल्टेंट्स हमने जैसे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट है उसको भी हमने हायर कर लिया है, और हमने जैसे इसमें क्योंकि ये इक्विटी बेसिस पे होगा और इसके क्या मोडेलिटीज़ होंगी, क्योंकि इसमें हमको 1000 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, जिसमें से कि कोई 325 करोड़ हमको आ चुका है, और बाकी शेयर हमको या हिमाचल गवर्नमेंट को या हमको इक्विटी पार्टनर ढूंढना पड़ेगा विद 51% विद हिमाचल गवर्नमेंट एंड 49% विद अ प्राइवेट पार्टनर। इक्विटी फॉर्म पे ढूंढना पड़ेगा, तो वो हम उस स्टेजेस के लिए हमको जो कंसल्टेंट हायर करना है वो कंसल्टेंट के भी हमने जो है टेंडर्स कर दिए हैं, जो हमें गाइड करेगा कि हमको किस फॉर्म में आगे जाना है, किस फॉर्म में हमको इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि वैसे तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट राउंड अबाउट 1950 करोड़ रुपए है, मगर जो हमको जो टेंडर्स जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, और उससे लगता है कि जो है 2000 करोड़ के करीब, 2400 करोड़ के करीब ये जो है पहुंच जाएगा। क्योंकि बिजली भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और बिजली हमको जो है BBNB से, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से, हम टालीवाल से एक ट्रांसमिशन लाइन खींच करके अभी फ़िलहाल 15 मेगावाट बिजली बलरक पार के लिए लाएंगे, और हमको एक्सपेक्टेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको 120 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पंजाब BBNB में हमारा शेयर है वहाँ से हम लेकर के एक ट्रांसमिशन लाइन खींच करके हम लाएंगे। वैसे हमारा इसमें हमने जो DPR बनाई है इसमें 35 मेगावाट तो हम इसमें जो स्टीम से भी एक पावर प्लांट को चलाएंगे, क्योंकि जो हम यूनिट्स लगेंगे, API यूनिट्स लगेंगे, वो उनको स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिविजुअली हर फैक्ट्री को जो यूनिट आएगा उसको बॉयलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक हम बड़े लेवल का जो है वो स्टीम जनरेट करके उसको यूनिट्स को हम
स्टीम भी प्रोवाइड करेंगे और हम राउंड अबाउट 35 मेगावाट उसे बिजली का उत्पादन भी करेंगे। तो ये फाइनल स्टेजेस पे है, बहुत हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2.5 से 3 साल में जो है ये बलरक पार जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होकर के तैयार हो जाएगा।